नमस्ते, मैं उत्सव दुबे आप सभी का मेरे चैनल यानी मध्य प्रदेश खोज में स्वागत करता हूं। राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़ी सारी वीडियो यहां आपको मिलेगी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आने पर लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का विषय है भारतीय संविधान का इतिहास का भाग 3 मतलब पार्ट 3। पहले पार्ट 3 को शुरू करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा भारतीय संविधान के इतिहास का परिचय कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की शुरुआत हुई, तथा हमने पार्ट 2 में देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की शुरुआत में अलग अलग एक्टों को पारित करने से भारतीय संविधान में क्या भूमिका निभाई गई। तो यह था पार्ट 1 और पार्ट 2 का थोड़ा सा रीकैप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भारतीय संविधान पार्ट 3 86 का अधिनियम। इससे पहले हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तथा उसके बाद हमने देखा 1781 का सेटलमेंट एक्ट तथा उसके बाद हमने तीसरा एक्ट देखा जो पारित हुआ 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। यह तीनों एक्टों ने अभी तक भारतीय संविधान के बेस को मजबूत करने के लिए काम किया। तो अब हम जो एक्ट देख रहे हैं वह इससे आगे का है। क्या देखेंगे अब हम देखेंगे 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में अभी तक कही गई बातों को गवर्नर द्वारा निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाया जाना बताया गया है तथा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त मतलब समाप्त करने के निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अर्थात कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वह किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई विशेष परिस्थिति होगी तब ही वह परिषद के किसी निर्णय को जो नियंत्रण, इससे पहले जो हमने जाना नियंत्रण परिषद जो बनाया गया उसके निर्णय को अब यह निरस्त कर सकता है मतलब समाप्त कर सकता है, पर वह किसी विशेष परिस्थिति में। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। प्रधान सेनापति से तात्पर्य है कि अब सैन्य शक्तियों का जो निर्णय होगा कंपनी की ओर से भारत में बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वह अब निर्णय लेगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं
इसमें एक विशेष पॉइंट है देखने लायक कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको दिए गए? उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवेल्स को। किसको दिए गए? लॉर्ड कार्नवेल्स को यह अधिकार प्राप्त थे। वह यह अधिकार प्राप्त करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले एक्ट में, जो है 1793 का चार्टेड अधिनियम। ये चार्टेड अधिनियमों में सबसे पहला चार्टेड अधिनियम है। आने वाले जितने भी 5 चार्टेड अधिनियम एक्ट हैं उनमें यह पहला चार्टेड अधिनियम होगा। ठीक है, इसकी भी अपने आप में बहुत महत्वता है, और वह महत्वता कुछ इस प्रकार है कि इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन के बारे में बात की गई है। भारत में कर्मचारियों की वेतन प्रथा चालू की गई इस एक्ट के थ्रू। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्मचारियों के लिए कि वेतन प्रथा चालू की गई 1793 के चार्टेड अधिनियम में। क्या कहा गया कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब जो कंपनी होगी, ब्रिटिश संसद की ओर से भारत पर शासन करेगी, और उसका जो शासन अवधि है अब, मतलब 1793 से प्लस 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तथा जो नियंत्रण मंडल है, हमारा जो नियंत्रण मंडल है, जिसके हमने पिछली बार देखा कि जो नियंत्रण मंडल था, अब उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसकी हो गई थी? गवर्नर जनरल की। ठीक है, कब? 1886 के अधिनियम में। उस अधिनियम के बाद से नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब जो कंपनी वाले हैं, जो ब्रिटिश संसद की ओर से भारत में शासन कर रहे थे, और शासन करने में जो लाभ कमा रहे थे, वो उस लाभ से पैदा होने वाला जो भी भारतीय राजस्व है, अब उससे पहली बार वेतन भुगतान का कार्य चालू किया गया। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया इस एक्ट के कि वेतन प्रथा जो है 1793 के चार्टेड अधिनियम से चालू हुई कर्मचारियों को। ठीक है, कौन कौन कर्मचारियों को? कर्मचारी कौन? जो नियंत्रण मंडल के कर्मचारी हैं। कौन कौन थे? इससे पहले मैंने बताया था आपको 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में मैंने बताया था 1784 के कि नियंत्रक मंडल में कुल 6 सदस्य हैं। पहला तो आपका चांसलर, दूसरा प्रीव्यू, दूसरा आपका होगा सचिव, और तीसरा आपके जो अभी हो गए 1, ये हो गए 2, और बचे कितने? 4।
तो ये जो 4 होंगे सदस्य वो प्रीवी काउंसलर, क्या हो गए आपके प्रीवी काउंसलर। तो कुल इस प्रकार नियंत्रक मंडल के 6 सदस्यों को अब तनख्वाह देने का कार्य चालू किया गया। ठीक है, अब नियंत्रण मंडल के लोगों को तनख्वाह देने का कार्य चालू किया गया। इसके साथ साथ अब इस अधिनियम द्वारा 20 वर्ष को भी बढ़ा दिया गया है व्यापार करने का। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो भारतीय संविधान के, ये लिखने वाला नोट है, आप इसको नोट में इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। अर्थात जो ब्रिटिश भारतीय मतलब इंडियन कॉलोनी क्षेत्र जो है, इंडियन कॉलोनी क्षेत्र में लिखित विधि मतलब लिखा हुआ कानून, लिखित कानून बनाने की व्यवस्था की गई जिसने प्रशासन की नींव रखी। भाई अभी तक जो था मौखिक कानून था, अब इसके बाद 1793 चार्टर्ड एक्ट में पहली बार लिखित कानून की व्यवस्था की गई तथा सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। अभी तक क्या होता था, जो सारे निर्णय लेते थे गवर्नर जनरल लेते थे, लेकिन जो 1774 में कलकत्ता के अंदर पहला आपका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। लेकिन यह भी अपने निर्णय मौखिक कानून तथा ब्रिटिश संसद के मौखिक कानूनों से लेते थे। लेकिन पहली बार जो व्यवस्था की गई लिखित कानून की, वह की गई पहले चार्टर्ड अधिनियम जो है चार्टर्ड एक्ट 1793 से की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए चलते हैं अगले चार्टर्ड अधिनियम में, जो कहता है दूसरा चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब खत्म कर दिया गया एक अधिकार को, किसके, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को, तथा कर के कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार करने पर एकाधिकार बना रहा। अभी तक क्या था कि भारत से सारे व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी करती थी, और ब्रिटेन में ले जाकर ब्रिटिश लोग जो थे ब्रिटिश में ले जाके बेचती थी। लेकिन अब जो ब्रिटिश इस एक्ट के पारित होने के बाद यह कानून आया कि अब कंपनी जो है वो पूरा व्यापार अकेले नहीं करेगी, है ना, मतलब उसके जो एकाधिकार जो था कंपनी का वह अब समाप्त कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश के लोग थे, वहाँ के अंग्रेज जो थे, अब वो डायरेक्ट आके भारत से व्यापार कर सकते थे। लेकिन अभी भी कंपनी के पास एक चीज का एकाधिकार था, वह था चाय और चीनी का। मतलब चाय का उत्पादन और चीनी के उत्पादन में अभी भी कंपनी के पास एक अधिकार है। मतलब चाय और चीनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेच सकेगी, बाकी के आइटम जो रहेंगे
अंग्रेज लोग भी खरीद और बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही भारतीय राजस्व में व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गईं। मतलब जो भारतीय राजस्व है, भारत से पैदा हुआ जो धन है, भारत से भारत का जो धन है, खजाना है, भारतीय राजस्व, उसमें खर्च करने का, व्यय करने का अर्थात खर्च करने के लिए नियम बनाया गया, पद्धतियां बनाई गई। ऐसा नहीं कि मन चाहा जो खर्च कर लिया, ऐसा नहीं। उसको नियंत्रण में, खर्चों को नियंत्रण में करने के लिए नियम बनाए गए एवं पद्धतियां बनाई गई तथा इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई जो विधियों का ब्रिटिश संसद जो है उसके द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल के गवर्नर जनरल, बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर अपने लोकल प्रशासन के लिए जो भी विधियां तैयार करेंगे उसके अनुमोदन के लिए उनको पहले ब्रिटिश संसद से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। उनको कोई भी भारत के लिए, भारत क्षेत्र के लिए कोई भी नियम बनाना था, उसका अनुमोदन करना था, उससे पहले उनको ब्रिटिश संसद से उसकी अनिवार्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया था, स्वीकृति लेने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तथा इसके साथ ही ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं हो सकती थी, मतलब लागू की ही नहीं जा सकती थी। अभी तक क्या होता था कि नियंत्रण करने के लिए उनको नियंत्रण बनाने के लिए अभी तक उनको शक्तियां दे दी गई थी, किसके तहत? 1786 अधिनियम के तहत। लेकिन आपका ये दूसरा चार्टर्ड अधिनियम आते आते 1813 आते आते इसमें इन्होंने पैसे खर्च करने के लिए नियम बना दिए, पद्धतियां बना दी तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों द्वारा बनाए गए नियमों का अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा पहले अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही अपने विधि को कानूनी रूप से लागू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। भाई अभी तक हमने पढ़ लिया था 1786 के अधिनियम में कि भाई वो अपने प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकते थे, है ना। अब वह लोग अपने प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकते थे। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर, इसके अलावा अन्य प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। अभी भी इनको ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी थी, मतलब ब्रिटिश रानी की अनुमति लेना अनिवार्य था। उनके बिना ना कोई गवर्नर जनरल बन सकता था, ना कोई गवर्नर बन सकता था, ना कोई प्रधान सेनापति बन सकता था। इसके अलावा कंपनी को पुनः अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों एवम राजस्व पर नियंत्रण का एक अधिकार दे दिया गया। अभी तक कितना था? 1793 प्लस 20 वर्ष बढ़ाया, इसके बाद 1813 आया और फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी के पास पुनः 1833 तक भारत प्रदेशों में नियंत्रण करने व भारतीय राजस्व को लेने के लिए
स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा एवं ब्रिटिश रानी द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी जो है ब्रिटिश संसद की ओर से मात्र भारत में शासन कर रही थी, इनके बिहाफ में शासन कर रही थी। कंपनी शासक नहीं थी, जो एक्चुअल में शासक थे वह ब्रिटिश संसद था, कंपनी मात्र उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पद कि इस एक्ट में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। शिक्षा में व्यय, शिक्षा के लिए पहली धनराशि की व्यवस्था की गई सबसे पहले दूसरे चार्टर्ड अधिनियम में। जो हम देखते हैं शिक्षा के लिए जो आवंटित राशियां रहती हैं उसका जो चलन हुआ सबसे पहले वो दूसरे चार्टर्ड एक्ट 1813 में किया गया सबसे पहली बार। तथा साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अर्थात अब 1813 से पहले तक ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा तो नहीं थी, ना ही 1813 के अधिकार में उनको, अभी तक 1813 के पहले तक उनको यह अधिकार था। परंतु 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत इस अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई तथा उनको अपने धर्म प्रचार प्रसार की भी अनुमति दी गई। तो आज हमने देखे 3 प्रमुख अधिनियम, जिसमें सबसे पहले हमने देखा 1786 का अधिनियम, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि नियंत्रण परिषद की समाप्त करने और उसमें निर्णय लेने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई तथा गवर्नर जनरल के पास प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई कि अब जो गवर्नर जनरल है वो प्रधान सेनापति का भी कार्यभार संभालेगा। इसके बाद हमने पहला चार्टर्ड अधिनियम 1793 देखा, जिसमें सबसे पहले वेतन प्रथा की बात की गई जो कि कर्मचारियों को दी गई। इसके बाद नियंत्रण मंडल के लिए 20 वर्ष बढ़ा दिया, कंपनी के व्यवसाय अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने के लिए बात कही गई। इसके बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण पद देखा कि भारत में लिखित कानून व्यवस्था लागू की गई। कैसे की गई? लिखित कानून व्यवस्था लागू की गई भारत में। अभी तक हमारे भारत में ब्रिटिश संसद की तरह मौखिक कानूनों की व्यवस्था थी, लेकिन पहली बार 1793 चार्टर्ड अधिनियम के तहत लिखित विधि निर्माण की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ प्रशासन की नींव रखी गई है ना। अब जो विधि निर्माण हो गई है तो अब प्रशासन की भी व्यवस्था की गई जो व्यवस्थाओं को भारत में व्यवस्थाओं को संभालेगा। इसके साथ अब जो न्यायालय होगा वह अब लिखित विधि द्वारा निर्णय लेगा। कैसे निर्णय लेगा? लिखित विधि द्वारा निर्णय लेगा। इसके बाद हमने देखा दूसरा चार्टर्ड अधिनियम 1813।
इसमें फिर से भारत में कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया व्यापार के क्षेत्र में। अब कंपनी बस भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, वहाँ के रहवासी, ब्रिटिश के रहवासी जो अंग्रेज थे वह भी भारत आके व्यापार कर सकते थे। इसके साथ साथ चाय और चीनी में अभी भी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका एक अधिकार बना हुआ था। इसके बाद पहली बार भारतीय राजस्व में व्यय करने के लिए एक नियम और पद्धतियों का निर्माण किया गया। उसके बाद कलकत्ता, बम्बई व मद्रास के सरकारों द्वारा बनाई गई विधि जो थी, अभी जो उनकी विधि निर्माण की गई थी, उसके अनुमोदन के लिए इन्होंने ब्रिटिश संसद में अनिवार्यता लेना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना इन विधियों को वह लागू भी नहीं कर सकते थे। मतलब उनकी अनुमति के बाद यह विधि भारत में लागू हो जाती थी। उसके बाद गवर्नर जनरल, गवर्नर व प्रधान सेनापति की नियुक्ति करने का भी अधिकार अभी भी ब्रिटिश क्राउन के पास था। उसके साथ साथ इनको फिर से 20 वर्ष के लिए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्राप्त कर दिया गया था। इनका भारतीय प्रदेशों व राजस्व में नियंत्रण के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी भी ब्रिटिश क्राउन का कंपनी में अधिकार बराबर बना हुआ था, प्रभुत्व बना हुआ था। इसके बाद इस एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के तौर पे व्यय करने के लिए शिक्षा विभाग को दिए गए। उसके बाद 1813 दूसरे चार्टर्ड अधिनियम में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। तो यह था भारतीय संविधान का भाग 3। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए, धन्यवाद।